हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं या मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं या सब कुछ छोड़ दीजिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का चाहे सिविल सर्विसेज की या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट का नाम जरूर सुना होगा और इसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं और अक्सर गलती हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या थे और भारत में इसका क्या महत्व रहा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह यह जानना है कि एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए। तो दो कारण मेरी समझ में हैं। पहली चीज़ तो ये कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि कब आ रहा है, 1773 में, इसके द्वारा जो पहली चीज़ हुई कि जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित हुआ किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। या आप ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल की नींव पड़ती है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और अंततः आप देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके बाद जो पहला अधिनियम आया 1858 में, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उस पर कंट्रोल जो स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई वह हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल स्थापित किया किस पे, ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, संवैधानिक विकास को समझने के लिए, भारत में संवैधानिक विकास को समझने के लिए, और जो अंत में 1935 तक जाता है, और जैसा मैंने कहा कि इसी के आधार पे हमने अपना संविधान बनाया, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान बना उसमें 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई वह शुरू हुई थी 1773 में। तो दो कारण हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और दूसरा ये कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हुए, संवैधानिक विकास शुरू हुआ। और एक और चीज़ कि आखिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ काम कर रही थी तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने का कारण क्या था। तो कारण तो और भी कई थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वह यह कि 10 लाख पाउंड का उधार मांगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से। कब, 1772 में। और जैसे ही ये उधार की मांग हुई तो एक मौका मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करे। और इसी उद्देश्य को लेकर के रेगुलेटिंग, इसका जो नाम है वही देखें, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी उसके टाइटल में कहा गया था कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट, अच्छे प्रबंध के लिए, किसके, अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अधिनियम लाया गया। तो अब देखते हैं कि इसमें चेंजेज क्या है या प्रावधान क्या थे, जो उसके मुख्य प्रोविज़न थे वे क्या थे। तो पहला जो चेंज आता है वह यह आता है कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, वह क्या बन गया, वह बन गया गवर्नर जनरल। और वो पहला व्यक्ति कौन था, वारेन हेस्टिंग्स थे, जो बन गए गवर्नर से गवर्नर जनरल। ये पहला चेंज हुआ। दूसरा चेंज ये हुआ कि उस समय 3 मेजर इनकी प्रेसिडेंसीज थे। एक था बॉम्बे, जो बम्बई है, बॉम्बे और मद्रास। इनको क्या किया गया, प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया, इसको बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा किस मामले में, फॉरेन अफेयर के बारे में,
विदेशी मामलों के बारे में, यानी युद्ध और शांति का जो अफेयर था, उस संदर्भ में बॉम्बे और मद्रास को किसके अंतर्गत कर दिया गया? बंगाल के। यानी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं, यह बाद में होता है जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, लेकिन उसकी चर्चा तब होगी जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। तीसरा एक मेजर चेंज आता है कि जो उनका फोर्ट विलियम था, यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ये एक बहुत मेजर चेंज था और इसका जो कंपोजिशन था वह 1+3 था। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश उसमें होने थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसमें जो निर्णय होने थे वे होने थे जूरी प्रणाली थे, यानी सभी न्यायाधीश बैठते और वे बहुमत से निर्णय करते। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो न्यायाधीश आने थे उसमें कोई इंडियन नहीं होना था, वे सभी के सभी क्या थे? वे इंग्लैंड से आने वाले थे। चौथी चीज़ यह की गई कि एक चूंकि कार्यभार बढ़ रहा, आप देख रहे हैं ना कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके साथ साथ उसे फॉरेन अफेयर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के कार्य को भी देखना था। तो उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद, जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बनाई गई और इसका कंपोजिशन था 1+4 का। यानी ये कौन है? ये गवर्नर जनरल है, जिसकी सहायता के लिए 4 अन्य लोग थे। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ थी। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्णय होना था वह होना था बहुमत से, और जो कोरम था, यानी बैठक के लिए आवश्यक 3 लोग चाहिए, फैसला बहुमत से होना था। और गवर्नर जनरल को वोट करने का अधिकार केवल उस समय था जब दोनों पक्ष बराबर हो जाते। तो इसने बहुत समस्या क्रिएट की, यानी 3 लोग यदि एक तरफ हो गए या 2 लोग एक तरफ हो गए, 3 ही लोग बैठक में हैं, तो फिर गवर्नर कुछ काम नहीं कर पाता था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। 5वीं चीज़ जो जानने वाली है वह यह कि ये जो कार्यकारी परिषद थी सहायता के लिए किसकी? गवर्नर जनरल की। उसको अपने सारे जो निर्णय होते थे, जो भी निर्णय है, वो क्या करना पड़ता था? सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करना पड़ता था। यह भी एक प्रॉब्लम थी जिसे बाद में दूर किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। तो ये 5 मेजर चेंजेज हुए। और एक और चेंज आप कह सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आप जानते हैं कि व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके कर्मचारी थे वे अपना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, यानी निजी व्यापार करते थे, प्लस ब्राइब लेते थे, प्लस प्रेजेंट लेते थे। यानी निजी व्यापार, घूस और उपहार। तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला हुआ अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने वाले लोगों के प्राइवेट ट्रेड को प्रतिबंधित किया गया। उनको घूस लेने से, किससे? नेटिव्स, जो इंडियंस थे उनसे घूस लेते थे, उसको प्रतिबंधित किया गया। और यह भी कहा गया कि जो यहाँ के स्थानीय मूल निवासी हैं उनसे आप प्रेजेंट भी नहीं लेंगे। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे 1773 के अधिनियम के द्वारा जो लाया गया। इसमें भी कई कमियां थी, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व यही है कि इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल को शुरू किया और भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।